नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ की घोसी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सीएम के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। घोसी उपचुनाव 5 सितंबर को होने हैं। यहां से बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी में दारा सिंह चौहान का प्रचार करने पहुंचे। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री घोसी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। उपचुनाव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित होकर स्थानीय लोगों से चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिल के मैदान में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और केंद्र सरकार तथा यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जो सुविधाएं दी हैं वो पिछली सरकारों के समय के दौरान बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश सही मायने में उत्तम प्रदेश बना है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है और मोदी जी की एक पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालते हुए दिखाई देती है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आज G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के उन 20 देशों का नेतृत्व दे रहा है जिनके पास दुनिया के संसाधनों का अधिकार है। और भारत संकट के समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा के किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन कहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी नेडा के अधिकारियों के साथ यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति के ड्राफ्ट में संशोधन करते हुए एक प्रभावी ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर से भी परामर्श लेने के निर्देश दिए ताकि नीति के तहत निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा और एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लेकर विभाग केंद्र सरकार की नीति का गहन अध्ययन कर एक प्रभावी नीति तैयार करे। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में पानी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उत्तर प्रदेश में नदियों की भरमार है, हम इसका फायदा उठाकर देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन निर्माता बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने विभाग को सिंचाई विभाग से समन्वय बनाकर प्रदेश की छोटी बड़ी नदियों के पास रिजर्व वाटर बनाकर बरसात के पानी का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए करने का निर्देशित किया। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर काम करने वाली फर्मों को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देकर प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए यूपी को 20 कंपनियों से 2 करोड़ 73 लाख रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 60,000 से अधिक लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी सरकार GIS 2023 में हुए सभी MOU को ईमानदारी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में हमें अपनी
जवाबदेही तय करने के लिए जल्द से जल्द ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करनी है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए रिफॉर्म के लिए तैयार रहें। इसके लिए प्रदेश में हर स्तर पर निवेशकों के लिए हर द्वार खोलने होंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर उत्पादित की जा रही ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत अधिक है। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किया जाना आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है। राम की नगरी अयोध्या में निर्माणाधीन पथों पर श्रद्धालुओं को यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए योगी सरकार जल्द ही ई बस सेवा शुरू करने जा रही है। इन पथों के निर्माण के पहले अयोध्या धाम में ई बस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। शासन ने अयोध्या सहित प्रदेश के विभिन्न तीर्थों के लिए योजना बनाई है। इस व्यवस्था का संचालन करने के लिए शासन स्तर पर ही इलेक्ट्रिक बसों के क्रय की प्रक्रिया की जानी है। शासन स्तर से 25 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा मंजूर किया गया है। इन बसों के वर्कशॉप और चार्जिंग स्टेशन के निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश जल निगम की C&TS यूनिट 44 को दिया गया है। वर्कशॉप डिपो के निर्माण के अलावा चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए चयनित एजेंसी को 12.5 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए चैत्र रामनवमी मेले के दौरान ट्रायल किया गया था और इसके लिए लखनऊ डिपो से बसें यहां भेजी गई थी। इसके साथ व्यवस्था की देखरेख के लिए लखनऊ से ही ARM समेत आधा दर्जन कर्मचारियों को भी अस्थायी रूप से तैनात किया गया था। इन बसों की चार्जिंग के लिए हाईवे पर स्थित अंतरराज्यीय बस अड्डे के परिसर में ही चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। यद्यपि रामपथ के निर्माणाधीन होने के कारण इनका संचालन शहर के बाहर ही किया गया। शासन की ओर से संचालित इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल निःशुल्क ही 9 दिनों तक चलाया गया था। बस संचालन की सफलता के बाद यह निर्णय लिया गया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और निर्माणाधीन पथों का निर्माण पूरा होने के साथ ही अयोध्या नगर से बाहर आने वाले राम भक्तों को अयोध्या दर्शन करने के लिए ई बस सेवा उपलब्ध करवाई जाए, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और जिसके बाद सीएम करनैलगंज के पालापुर में पहुंचे, जहां से बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर 100 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को सीएम ने बाढ़ राहत सामग्री बांटी। सीएम ने अधिकारियों से मुलाकात कर बाढ़ से बचाव को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया और कहा कि 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। गोंडा के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बाढ़ से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। इस पर मानसून काफी लेट चल रहा है। गोंडा में 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करता हूं कि बाढ़ के कारण जो नुकसान पहुंचा है उनका सर्वे के बाद नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अगले 1.5 महीने तक बाढ़ से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा, क्योंकि 1.5 महीने तक बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी और सरकार आपदा से निपटने के लिए तैयार है। सीएम योगी ने कहा कि जिन बाढ़ पीड़ितों का मकान बाढ़ से कट गया है उनका सर्वे कराने के बाद उनको PM आवास दिया जाएगा। जिनका मकान थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। किसी भी प्रकार की दिक्कत सरकार नहीं होने देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्ष अक्टूबर माह में बाढ़ आई थी सरयू नदी में, और इस बार भी अभी मानसून काफी लेट चल रहा है। इस सब के बावजूद यहाँ पर पहले चरण में 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर गांव जल जमाव से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पर व्यापक पैमाने पर जल जमाव है। प्रदेश सरकार ने बाढ़ और बचाव के लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, प्रभावित हर परिवार को अगर 10 दिन 15 दिन के अंदर पानी है तो 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो अरहर की दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल और मिर्च मसाले और घर की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही सूखा राशन भी, चना भुजा आदि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। डिग्निटी किट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है, बरसाती भी उपलब्ध कराया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि अगर बाढ़ में किसी परिवार का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, चाहे वह बाढ़ के कारण या अग्निकांड के कारण, उसके लिए नया मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर स्वीकृत करते हुए उस परिवार को हम तत्काल इस सुविधा से लाभान्वित कराने का कार्य करें।
जिनके मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, मरम्मत हो सकता है, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता, वन्य जीव या सर्पदंश के कारण होने वाली मौत के कारण उन्हें भी आपदा राहत में लेकर के 4 लाख रुपए की फौरन सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। घायल होने पर भी मुआवजे की राशि अलग अलग स्थिति के लिए इस प्रकार की गाइडलाइन पहले से भेजी जा चुकी है। प्रत्येक जनपदों में पर्याप्त धनराशि इसके लिए उपलब्ध कराई गई है। आज के इस अवसर पर मैं अन्नदाता किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन्होंने सूखे के कारण या बरसात के अतिवृष्टि के कारण जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है या बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है, उन सभी अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे इस बात के लिए निश्चित रहिए। हम लोगों ने जिला प्रशासन को पहले ही निर्देश दिया है कि वह सर्वे कर लें और सर्वे की रिपोर्ट तत्काल भेज दें, जिससे अन्नदाता किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहयोग करने के लिए सरकार तत्काल मुआवजे की व्यवस्था कर सके और उन सभी पीड़ित परिवारों को भी उचित मुआवजा उपलब्ध करवा सके। सहारनपुर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बिजली की तार चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अवर अभियंता रंजन मिश्रा द्वारा ग्राम शेखपुरा क्षेत्र से हुई चोरी के संबंध में दी गई लिखित तहरीर के आधार पर घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बिजली की तार चोरी करने वाले वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आजाद व जुल्फिकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर माननीय अदालत के सामने पेश किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।